कल मैं आपको बता रहा था कि कंपनी का समामेलन करवाते समय जिम्मेदार व्यक्ति को घोषणा करनी पड़ेगी कि समामेलन के दौरान कंपनी अधिनियम के जो भी प्रावधान हैं उन प्रावधानों की विधि संगत तरीके से अनुपालना कंप्लायंस कर ली जाएगी। ये घोषणा मैंने आपको बताया हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है, प्लीडर्स भी हो सकता है, कोई भी ऐसा एडवोकेट सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू जो कंपनी के निर्माण से संबंधित है वो भी हो सकता है, कोई भी संचालक, सचिव या प्रबंधक जिसका नाम कंपनी के अंतर्नियम के अंदर दिया हुआ है वो भी इस आशय की घोषणा कर सकता है। बट इट इज़ द एसेंशियल आस्पेक्ट फॉर द सेक ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 14 पॉइंट है अभिदाताओं तथा प्रथम संचालकों के रूप में नामांकित व्यक्तियों से शपथ पत्र प्राप्त करना। अब ये शपथ पत्र किस बात के लिए है? जो भी सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं या जो प्रथम संचालक बनने के इच्छुक हैं उनको ये घोषणा करनी पड़ेगी और उस घोषणा के अंदर 3 बातों का समावेश ज़रूरी है। एक तो ये है कि उसे पहले भी किसी कंपनी के प्रवर्तन में, निर्माण में या प्रबंध से संबंधित किसी भी मामले के अंदर दंडित नहीं किया गया है, वो अपराध का भागी नहीं रहा है। किसी अर्लियर कोई कंपनी के फॉर्मेशन की बात हो या प्रमोशन की बात हो या एज ए मैनेजर पर्सन के रूप में काम किया हो और वो किसी अपराध से दंडित हुआ हो, ये घोषणा। दूसरी है कि वो पिछले 5 वर्षों की अवधि में कपट या दुराचरण या कर्तव्य भंग का दोषी नहीं पाया गया हो, प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। और तीसरा ये है कि प्रस्तुत सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं। ये 3 बातें जो है वो अभिदाताओं को और प्रथम संचालकों को ये घोषणा भी करनी पड़ेगी और अपने हस्ताक्षर भी करने पड़ेंगे। इसी तरीके से अभिदाताओं का विवरण प्राप्त करना ये प्रपत्र 16 के अंदर जो है दिया हुआ है। अभिदाताओं के विवरण का मतलब ये है कि जो भी सब्सक्राइबर है, पार्षद सीमानियम के अंतर्नियम के जो भी अभिदाता है उनको व्यक्तिगत जानकारी जो है पूर्णतया उपलब्ध करवानी पड़ेगी। इसी तरह से प्रथम संचालक जो बनने के इच्छुक है उनका भी विवरण अपने प्राप्त करना पड़ेगा। उनका नाम, पता, व्यवसाय, प्रीसीडिंग, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इत्यादि। इसी तरीके से एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है वो है संचालकों की सहमति प्राप्त करना। देयर मस्ट बी ए रिटन कंसेंट और बिहाफ ऑफ द डायरेक्टर्स। संचालकों की लिखित सहमति के बिना उनका नाम संलग्न करने का कोई औचित्य नहीं है। इसी तरह से यदि आवश्यकता हो तो नियामक संस्थाएं, अब नियामक संस्थाएं अलग अलग कंपनी की पोजीशन के अंदर अलग अलग होगी, लेकिन मान लीजिए कोई पर्यावरण का मामला हो या सेबी से कोई सहमति प्राप्त करनी हो या इस तरह का मामला है जो वातावरण को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, तो ऐसे जो भी कंसर्निंग इंस्टीट्यूट्स है उनसे ये एनओसी प्राप्त करनी पड़ेगी कि भाई संस्था की इनकॉर्पोरेशन में किसी प्रकार से कोई व्यापक अहित होने की संभावना नहीं है। और इन सारी चीज़ों के बाद में प्रारंभिक अनुबंध तैयार करना। प्रारंभिक अनुबंध का मतलब है कि ऐसे अनुबंध जो समामेलन से पूर्व कर लिए गए हैं, जब कंपनी अस्तित्व में नहीं आई तब भी इस प्रकार की जो कोई ज़मीन का सौदा कर लिया हो या मान लीजिए जो थर्ड पार्टीज है उनसे किसी तरह का कोई कांटेक्ट किया हो है, या सचिव, संचालक या जो उनकी नियुक्ति से संबंधित कोई एग्रीमेंट किया हो, तो इस तरह के जो एग्रीमेंट हुए हैं उनको अपन कहते हैं प्रारंभिक अनुबंध। वो प्रारंभिक अनुबंध भी आपको तैयार करने पड़ेंगे। ऐसे प्रारंभिक अनुबंध जो कंपनी को सार्वजनिक रूप से प्रभावित करते हैं, सब्सटेंशियली इफेक्ट करते हैं, वो रजिस्ट्रार को समामेलन के समय प्रस्तुत भी करने पड़ेंगे। तो 19 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं जिसके अंदर आपको पहले की तैयारी जो है वो आपको करनी पड़ेगी।
और वो तैयारी करने के पश्चात बेसिक बात वही है, उसके पश्चात समामेलन हेतु आवेदन एवं परलेखों की सुपुर्दगी। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार कर लिए तो अगला चरण ये होगा कि ये सभी परलेखों की जो प्रस्तुति है वो आप रजिस्ट्रार को करनी है। अब ये आप टेक्स्ट बुक अंदर भी देखेंगे, मैं भी नोट्स के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसके लिए प्रपत्र जो है वो सुनिश्चित किए गए हैं। अगर 1% कंपनी है तो आपको INC 2 के अंदर इनकॉर्पोरेशन 2 के अंदर जो है वो आपको प्रपत्र देना पड़ेगा, और अन्य दशाओं के अंदर आवेदन का जो प्रपत्र है वो INC 7 है। ये आपको रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना है। आवेदन पत्र के साथ में जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो प्रपत्र आपने तैयार किए हैं अधिकांश बातें वही है, इसके साथ साथ में कुछ और बातें भी आपको प्रस्तुत करनी पड़ सकती है। जैसे पहला पॉइंट है पत्राचार हेतु पते की सूचना। अगर मान लीजिए आपका रजिस्टर्ड कार्यालय सुनिश्चित हो चुका है तब तो रजिस्टर्ड कार्य की सूचना देनी पड़ेगी, और यदि पंजीकृत कार्यालय अभी तय नहीं हुआ है, केवल स्टेट ही तय हुआ है जहाँ पर उसका पंजीयन होना है, तो आपको कोई न कोई पत्राचार हेतु जो है उस एड्रेस की सूचना आपको देनी पड़ेगी। इसी तरीके से शिवानियम 3 प्रतियों के अंदर प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसी तरीके से अंतर्नियम भी आपको 3 प्रतियों के अंदर प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि निजी कंपनी है तो यू नो वेरी वेल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज़ द कंपल्सरी, इट इज़ द मैंडेटरी, ये जो है अनिवार्य है। और यदि सार्वजनिक कंपनी है तो ऐसी स्थिति में अंतर्नियम अगर नहीं भी बनाया है तो भी अनुसूची प्रथम की टेबल 1 के जो प्रोविज़न है वो ऑटोमेटिकली लागू होंगे। इसी तरीके से अपने जो नियामक संस्थाओं से जो अप्रूवल लिया है, जो NOC ली है, वो सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से जो आपने घोषणाएं करी है वो घोषणाएं भी इसके अंदर आपको संचालक जो है संलग्न करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अभिदाताओं तथा प्रथम संचालकों का शपथ पत्र, दे आर रेडी टू सब्सक्राइब, दे आर रेडी टू बीइंग ए फर्स्ट डायरेक्टर्स, ये बात भी आपको इसमें देनी पड़ेगी। प्रत्येक अभिदाता का विवरण जो अपन पहले तैयार कर चुके हैं, प्रथम संचालकों का विवरण जो अपन तैयार कर चुके हैं, प्रथम संचालकों के हितों का विवरण। अगर मान लीजिए कोई फर्स्ट डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है और किसी अन्य निगम, निकाय या फर्मों के अंदर अगर उसका हित है तो उस हित की सीमा भी जो है वो किस रूप के अंदर वो दूसरी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इस आशय की सूचना भी इसमें देनी पड़ेगी। और संचालकों की लिखित सहमति जो अपन पहले तैयार कर चुके हैं। नाम आरक्षण की पुष्टि करने वाले पत्र की प्राप्ति, मैंने आपको बताया नाम प्राप्त करने के लिए जो है वो 6 नाम क्रॉनिकल होल्डर के अंदर रजिस्ट्रार को देने पड़ेंगे, और उन 6 नामों से जो भी अवेलेबल और डिज़ायरेबल नाम है वो रजिस्ट्रार आपको प्रस्तुत कर देगा विदिन 3 डेज। उस बात की सूचना भी जो है वो रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। अभिदाताओं की ओर से प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने का मुख्तियारनामा, कई बार ऐसा होता है कि सब्सक्राइबर खुद जो है वहाँ अवेलेबल नहीं होता है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अपनी तरफ से हस्ताक्षर करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित किया जाता है, तो वो अथॉरिटी लेटर जो है वो भी साथ में संलग्न करना पड़ेगा। इसी तरीके से यदा कदा सब्सक्राइबर सारे अवेलेबल नहीं होते हैं फॉर दी सेक ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड दी अल्ट्रेशन, एडिशन, डिलीशन जो भी है प्रपत्रों के अंदर, तो इस बात की भी एक सूचना अभिदाताओं के माध्यम से ऑन बिहाफ ऑफ द सब्सक्राइबर्स, अभिदाताओं की ओर से अमुक व्यक्ति जो है हम इनको अधिकृत करते हैं, ये किसी भी तरह का संशोधन करने के लिए, प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए हमारी ओर से अधिकृत है, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी भी आपको साथ में संलग्न करना पड़ेगा। अदरवाइज सारे सब्सक्राइबर जो है वो अल्ट्रेशन के लिए या एडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन ये लेटर लगने के बाद में केवल संबंधित व्यक्ति ही वो कार्य कर सकता है। और लास्ट पॉइंट है निर्धारित शुल्क की रसीद, वो भारत सरकार के खाते में जाएगी और शुल्क की दरें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, नियमानुसार जो भी शुल्क की राशि होगी वो दे होगी। और ये सारा प्रपत्र रजिस्ट्रार को देने के बाद में तीसरे चरण पर जो है वो प्रपत्रों की जांच होगी। वो देखा जाएगा कि प्रपत्र जो प्रस्तुत किए हैं वो एज पर नॉर्म्स है
एज पर स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन यह विशेष बात मैं ये दोहराना चाहूँगा कि रजिस्ट्रार को जो अधिकार है वो केवल इतना ही है कि वो प्रपत्रों को देख सकता है, प्रपत्रों की सत्यता की जांच जो है वो नहीं कर सकता, वो केवल कंप्लाइंस देखता है। हाँ, यदि प्रथम दृष्टया अगर उसमें किसी तरह की अगर कोई कमी पाई जाए तो वो करेक्शन के लिए भी कह सकता है, ज़्यादा गंभीर मामला हो तो वो रिटर्न भी कर सकता है। लेकिन मोटे तौर पर जो है जब तक उसको इरेगुलरिटीज़ के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं हो तब तक जो है वो वापस लौटाने का अधिकार नहीं है। वो केवल इसी बात को सुनिश्चित करेगा कि जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत कर दिए गए हैं अथवा नहीं कर दिए गए, क्योंकि जो भी प्रपत्र होगा उसके ऊपर अधिकृत व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे, तो दे विल बी पर्सनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनी काइंड ऑफ द इरेगुलरिटीज। लेकिन प्रपत्र प्राप्त करते ही रजिस्ट्रार को अगर ऐसा लगता है कि इसमें गंभीर अनियमितताएं हैं तो ऐसी स्थिति में प्रपत्रों को वापस लौटा सकता है। और यदि उसको लगता है कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, सभी प्रलेख ठीक है, व्यवस्थित है, तो रजिस्ट्रार सभी प्रलेखों सूचनाओं के आधार पर जो है इन प्रलेखों को कंपनी के रजिस्टर में पंजीयन कर लेगा। यही इन सभी प्रलेखों सूचनाओं के पंजीयन के साथ ही कंपनी का पंजीयन माना जाता है। ये सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 का प्रोविज़न है कि जैसे ही ये प्रलेख पंजीकृत होंगे ये मान लिया जाएगा कि कंपनी पंजीकृत हो चुकी है। और कंपनी के पंजीकृत होने के साथ में यदि रजिस्ट्रार अनुचित आधार पर पंजीयन में विलंब करता है या मना करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसका जो अधिकार है वो इस मामले में सीमित है जब तक कि उसको कोई गंभीर अनियमितताओं की जानकारी नहीं हो जाए। और जब प्रपत्रों का जांच हो गई, सारा कार्य हो गया, तब अगला चरण होगा समामेलन के प्रमाण पत्र तथा कंपनी पहचान क्रमांक आवंटित करना। जैसे ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन इवेल्युएटेड एंड चेक्ड, और उनका पंजीयन हो चुका है, तो लास्ट जो चरण होगा वो है कंपनी के समामेलन का प्रमाण पत्र जारी करना। वो प्रमाण पत्र INC 11 के अंदर जारी किया जाएगा। और ये प्रमाण पत्र विशेष ध्यान रखेंगे, इस बात का अकाट्य प्रमाण होगा कि कंपनी के समामेलन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। ऑल द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैव बीन कॉम्प्लाइंस्ड, और कंपनी पंजीकरण समामेलन के लिए बिल्कुल तैयार है और कंपनी का समामेलन कर लिया गया है। पुणे में दोहरा रहा हूँ, समामेलन का प्रमाण पत्र कंपनी के अस्तित्व का प्रथम दृष्टया प्रमाण नहीं होकर कंपनी के अस्तित्व का निश्चयात्मक प्रमाण है। इट इज द कंक्लूसिव एविडेंस, नॉट द प्राइमा फेसी एविडेंस, एंड इट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन एनी ग्राउंड। किसी भी आधार पर इसको जो है वो चुनौती नहीं दी जा सकती। इवन अगर मान लीजिए कोई समामेलन के अंदर त्रुटि भी रह गई है, कोई मिथ्या कथन भी हुआ है, फिर भी कंपनी के समामेलन को किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। वो कंपनी के अस्तित्व का निश्चयात्मक प्रमाण माना जाएगा। मूसा गुलाम आरिफ बनाम इब्राहिम गुलाम आरिफ के अंदर जो है 2 वयस्क और 5 अवयस्क की तरफ से जो है वो एक ही व्यक्ति ने हस्ताक्षर करके और कंपनी का समामेलन करवा दिया। यानी 5 अवयस्क व्यक्ति की तरफ से एक व्यक्ति ने हस्ताक्षर करके और ये 7 व्यक्तियों की शर्त पूरी कर दी। पूरा ही मामला एक तरह से फ्रॉडुलेंट था, लेकिन फिर भी न्यायाधीश मेकनॉटन ने कहा कि ये पंजीयन नहीं होना चाहिए था। ये समामेलन जो है का प्रमाण पत्र नहीं जारी होना चाहिए था, लेकिन वंस इट इज इशूड इट इज द कंक्लूसिव एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। अगर एक बार जारी हो गया तो वो कंपनी के अस्तित्व का निश्चयात्मक प्रमाण माना जाएगा और उसको किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे वो गलती क्यों न हो। एक दूसरा केस हुआ था जुबिली कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम लेविस। इसके अंदर लेविस को जो है वो अंशों का आवंटन हो गया
मतलब जो है प्रस्तुत करने से पहले ही, यानी 8 नवंबर को समामेलन के लिए प्रस्तुत किया गया, लेकिन समामेलन के प्रमाण पत्र के अंदर 6 नवंबर जो है लिखा हुआ था। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये मामला कोर्ट के अंदर गया कि लेविस को जो अंशों का आवंटन हुआ है 8 तारीख को, ये वैलिड नहीं है, लिया जाए, इसको निरस्त किया जाए। लेकिन जब समामेलन के प्रमाण पत्र को देखा गया तो उसके अंदर डेट 6 नवंबर दी गई थी। तो कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि 6 तारीख को कंपनी की पैदाइशी हो चुकी थी, इसलिए इस आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता। तो कुल मिला करके समामेलन का जो प्रमाण पत्र है वो कंपनी के अस्तित्व का निश्चयात्मक प्रमाण होगा। यदि गलत तरीके से या अनियमित तरीके से समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है तो उसके समापन की कार्रवाई तो खुली है, समापन की कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन कंपनी के निर्माण को, कंपनी की प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस तरीके से जो है ये समामेलन के प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही कंपनी अपना कारोबार जो है वो चालू कर सकती है। और यदि कंपनी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अगले 1 वर्ष तक अगर चालू नहीं करती है तो रजिस्ट्रार कंपनी के रजिस्टर से नाम हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है। सेक्शन 248 के अधिकारों के तहत रजिस्ट्रार उसका नाम डिलीट करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है। वैसे वो प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व जो है वो कंपनी को नोटिस जारी करेगा और ये कारण की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेगा। और यदि कारण रजिस्ट्रार की नज़रों के अंदर संतोषप्रद है, उचित कारण है, तो हो सकता है वो कार्रवाई को वहीं विराम दे दे और उनको जो है वापस कारोबार शुरू करने की सहमति प्राप्त कर दे। लेकिन इट इज़ विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार एज पर द सेक्शन 248।